देखो भाई, इंटीग्रेशन सबसे पहले तो ये देखो इसे क्यों पढ़ा जाता है क्लास में और बुक में चैप्टर क्यों इंक्लूड करा गया इंटीग्रेशन। शुरुआत में जब मैथमेटिक्स लगभग 1700 के आसपास की बात है, ठीक है, मतलब इनका जो ये लेबनिज का फोटो दे रखा है, इनसे पहले जो हम एरिया निकालते थे तो कुछ सर्टेन फिगर का ही निकालते थे, जैसे ये हो गया रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा था, फिर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, हाफ बेस इंटू हाइट, सर्कल का एरिया पढ़ लिया था पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन उसके बाद अगर कोई शेप डिफाइन ना हो, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये पूछा जाए कि एक एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये कोई कर्व है, इसने कितना एरिया कवर कर लिया, मतलब इसके अंडर का कितना एरिया है, ये अगर फाइंड करना हो तो क्या करें, ठीक है। जिसकी शेप ही कोई डिफाइन ना हो, उसका एरिया अगर हमें फाइंड करना हो, तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं था। तो लेबनिज आए, इन्होंने कहा कि हम किसी भी कर्व का जिसकी शेप डिफाइन ना हो एरिया पता कर सकते हैं, और उस दवा को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। एक तो इसकी ये एप्लीकेशन है, टू फाइंड द एरिया, पहले एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये हम इतना इतना बड़ा चैप्टर, इतनी सारी कैलकुलेशन कर क्यों रहे, क्या फायदा है इसका। तो एरिया फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ अनडिफाइंड शेप, मतलब डिफाइन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सारी शेप का निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या फायदा हो इसका, इसकी डेफिनेशन ये है, जो इसमें भी समझ में आएगी, कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, डेरिवेटिव का उल्टा। तो इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, या इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है। और ये इसका सिंबल है, सांप, ठीक है भाई, ये इसका सिंबल है। अब अच्छा, मैं पढ़ा रहा था कि इसका सिग्निफिकेंस पहले तो पढ़ लिया एरिया फाइंड करने के लिए, दूसरा कैसे उसको समझो। जैसे अगर मैं कहूं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, ठीक। अब अगर आपको ये कहा जाए कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x है, ध्यान से सुनना बात, अभी आपको ये साइन एक्स को हाइड कर लिया, ठीक है, ये साइन एक्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आपको ये कहा कि एक फंक्शन है जिसका जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो बताओ वो फंक्शन क्या है। तो उसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव, मतलब उल्टा प्रोसेस, एंटी डेरिवेटिव, और वही है इंटीग्रेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, कि जो फंक्शन नहीं दिया हो उसको पता करने के लिए, मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको प्रोवाइड कर दिया, और वो फंक्शन एक्चुअल में क्या है वो पता करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन ये है, ठीक है भाई। अब इसका सिंबल क्या होता है जनरली, सिंबल ये होता है इसका, मान लो कोई फंक्शन है, उसका एफ एक्स इंटीग्रेशन लगाया, एफ एक्स वो फंक्शन लिख दिया, फिर डी एक्स लिखा, इज इक्वल्स टू जो भी आएगा, ठीक। अब इसको कहते हैं ऑपरेटर, इसको कहते हैं ऑपरेटर, और ये होगा इसका वेरिएबल, ये होगा इसका वेरिएबल, ठीक है भाई। और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जी एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है ये समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर समझ लो इसका, कि इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, या प्रिमिटिव, या ऑपरेटर, और बीच में कोई भी फंक्शन आप रखोगे जिसका हम समय समय पर इंटीग्रेशन करते जाएंगे, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है भाई। ऑपरेटर ये सांप वाला साइन, और ये डी एक्स डी थीटा, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, डी थीटा, डी टी, कई बार टी वेरिएबल होगा, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर। तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मेरे से।
नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, हम बात कर रहे थे इसके पहले एप्लीकेशन की, एरिया अंडर द कर्व। तो उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया? जैसे ये कर्व गया, इसके नीचे का एरिया पता करना है। तो लेबनिट्ज महाराज ने सॉल्यूशन क्या दिया? उन्होंने कहा कि एक काम करो आप, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ लो। ठीक है, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ लो। रेक्टेंगल में तोड़ लिया, और उन रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, उनको प्लस कर देंगे। अब दिक्कत ये आई कि चलो ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये ऊपर की जगह बच गई फिर इसमें बहुत सारी। ठीक, जो कर्व शेप में कुछ जगह है वो बच जाएगी, जैसे इसमें देखो ये बच जाएगी, इसमें ये बच जाएगी, इसमें ये बच जाएगी। तो फिर इसका क्या करें? फिर उन्होंने आंसर दिया कि एक काम करो, रेक्टेंगल की संख्या और बढ़ा दो, और रेक्टेंगल कर दो। तो हमने इसके बीच में लाइन खींचनी शुरू कर दी, और रेक्टेंगल बना दी, इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना दिए। अब ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस थी ना, ये वाली, ये जो बच रही थी फालतू, ठीक है, वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे मान लो इसी के दो हिस्से और कर दिए तो और कम हो जाएगी, एक हिस्सा और कर दिया और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो अप्रोक्स आंसर वही आ जाएगा जो होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई यहां तक? यस सर। तो ये इनका मेथड था। बाकी से डिटेल में पढ़ेंगे कि x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक हमने लिया, और लिमिट विमिट लगाई। तो ये तो सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया मैंने। एक और बात, अभी मैंने ऊपर ऑपरेटर लिखा था एफ एक्स डी एक्स, और फिर लिखा था जी एक्स, और फिर लिख दिया था सी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये सी क्यों आया, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, मैंने अब तक सिर्फ इतना सिखाया कि डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपने क्या पढ़ रखा है? 2x। 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन फिर ये आना चाहिए। ठीक है भाई, 2x का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? हम इस बात को लिखेंगे कि इंटीग्रेशन का साइन, हम 2x का इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, और हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। जो फॉर्मूला लगा वो बात की बात है, उसे भूल जाओ अभी, सिर्फ मोटा मोटा देखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या कर दिया? 2x, और 2x को उल्टा कर दो, यानी कि 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था, आप साइन एक्स का डिफरेंशियल करो, क्या आएगा? कॉस एक्स। ठीक, फिर आपको फंक्शन ना दे रखा हो, वो हाइड कर लिया। कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि एंटी डेरिवेटिव कर दो, तो साइन एक्स मिल जाएगा। बस इसी काम को इंटीग्रेशन कहते हैं। यहां तक बताओ, बात समझ में आई क्या? यस सर। अभी और पढ़ेंगे इसमें, देखो और चीजें बची हुई है। तो अभी यहां तक गौर करना है आप सिर्फ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आया। ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आना चाहिए फिर। चलो ये बात तो समझ में आई, और ये डाइजेस्ट होगी इतनी बात। फिर मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा? डिफरेंशियल तो सीख लिया ना अभी, इंटीग्रेशन तो मैंने कुछ नहीं सिखाया। सर 2x। 2x आएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 2x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1, उल्टा। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख दी मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, या 20 कर लो, 20 कर लिया। तो बताओ क्या आएगा डिफरेंशियल? सर तब भी 2x। तब भी 2x आएगा, बहुत बढ़िया। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? ये लेफ्ट में जो फंक्शन लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ये हमारी तीसरी इक्वेशन बनी।
चौथी इक्वेशन क्या बनेगी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 20,000 20,000। अब क्या आएगा डिफरेंशियल, 2x 2x। बहुत बढ़िया। तो इसको क्या लिखेंगे, 2x का इंटीग्रेशन आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 20,000। तो अब यहां से कुछ चीज नोट करो। नोट करने वाली बात यह है जो मैंने बॉक्स में लिखी, इसको ध्यान से देखो। हम 2x का इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, कभी एक्स स्क्वायर आया, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 20,000 आया, कभी 20 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब है जो निश्चित हो, फिक्स हो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो समझ में आया। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसका एक ही आंसर होगा बस, और इनडेफिनिट जिसके बहुत सारे आंसर होंगे। तो हम क्या करेंगे इस पूरे झगड़े से बचने के लिए, कि 20 है या 20,000 है या कुछ भी नहीं है या 1 है, तो क्या करेंगे, हम जब भी किसी का किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करा करेंगे अब से, ठीक है, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक सी कांस्टेंट लगा देंगे। वो इसलिए लगाएंगे कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन सब में से। जैसे यहां से देखो 0 है, यहाँ 1 आई, यहाँ 20 आई, और यहाँ 20,000 आई। ठीक है, तो इसलिए वो सी लगाते हैं। यहां तक थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई भाई। जी भैया। yes sir अब इसी बात को मैं ग्राफ पे बताता हूँ, ग्राफिकल तरीके से कैसे समझ सकते हो। ये 4 रिजल्ट ही देखना आप। पहले रिजल्ट का ग्राफ अगर बने तो कैसे बनेगा, अगर आप इसको y मान लो, y इक्वल्स टू क्या आया, एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या बनेगा फिर, ऐसे बनेगा। फिर दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक पॉइंट ऊपर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 20, ये थोड़ा और ऊपर होगा, 20,000 और ऊपर होगा। अगर मैं कोई नेगेटिव का नंबर ले लूं तो नीचे चला जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये सारे क्या बने, ये पैरेलल ग्राफ बने। ठीक है भाई, पैरेलल ग्राफ बने सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक थोड़ा ही है, ये तो अनेक है। ठीक, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, बताओ कोई बात अगर yes जी दोबारा sir भैया। पूछनी। नमन थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा भाई तुमने, नमन है क्या, हाँ। वीडियो यस सर। मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, बस आपको सिर्फ 10 मिनट की देखनी है शुरुआत की। यस सर। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। तो बस उसी में सारा कुछ कवर हो जाएगा, बाकी मैं क्लास में भी रिपीट करूंगा। लेकिन जितनी बार पढ़ोगे क्लास में थोड़ा काम और आसान हो जाएगा। यस सर। लेकिन ये गारंटी है कि इस तरीके से क्लास में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होगा, क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करे होंगे, थोड़ा बहुत बताएगा, अनुभव बताएगा बाकी। जी भैया। तो ये शुरू से पढ़ लिया हमने, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी हमने। इसकी दो एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन है एरिया फाइंड करने के लिए, कोई भी फिगर हो उसका एरिया फाइंड करना। और दूसरा एंटी डेरिवेटिव पता करना। एंटी डेरिवेटिव को प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो कहीं अगर प्रिमिटिव आ जाए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी सीख लिया कि एरिया कैसे निकालते हैं। जो लेबनिज ने सॉल्यूशन दिया था 1646 के अराउंड, तो उन्होंने क्या बताया था, कैसे एरिया पता करा था, वो प्रोसेस भी समझ लिया। और ये भी समझ लिया कि इंटीग्रेशन के बाद में कांस्टेंट सी क्यों लगता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ग्राफ को तो आप भूलोगे नहीं, भले ये कैलकुलेशन भूल जाओ, लेकिन ये ग्राफ नहीं भूल सकते आप। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चित है,
इनडेफिनिट है। ठीक है भाई, क्वेश्चन करें। देखो, एक फॉर्मूला बताऊंगा बस मैं आज, ज्यादा फॉर्मूले एकदम से नहीं बताने का जिससे कंफ्यूजन हो जाए, और उसी के बेस्ड करेंगे क्वेश्चन। देखो ये सब कुछ एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने तुम्हें बता दिया जो इसमें लिखा हुआ, कहां से कैसे क्यों बना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं क्या होगा। अगर आपको x की पावर n का, चलो पहले डिफरेंशियल पद देखता हूं याद है क्या, बताओ x की पावर n का डिफरेंशियल क्या आया था। एन एक्स पावर एन एक्स की एन माइनस वन। एन माइनस। हाँ बिल्कुल ठीक है, n x की पावर n माइनस वन आया था डिफरेंशियल, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। क्या बताया मैंने, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। मतलब जो भी, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल x की पावर टू है, क्या लिखा जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है भाई, टू प्लस वन को क्या लिखेंगे, x की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया आंसर, बस इतना काम करना है, और ये कांस्टेंट c जरूर लगाना है एंड में। इसमें कोई डाउट है भाई। नहीं भैया। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। x की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर टू dx, इसका करो। एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा करता हूँ। लिख लो, वैसे बोल देता हूं मैं, x की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर टू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। वन बाय वन कर लेंगे, पहले x की पावर फाइव का, फिर उसके बाद x की पावर टू का। x की पावर फाइव का क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है भाई, x की पावर टू का क्या होगा, अभी बढ़ा हमने, टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन और प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर आएगा x की पावर सिक्स बाई सिक्स और x की पावर थ्री बाई थ्री प्लस कांस्टेंट c। ये आंसर आ गया। भैया इसमें एलसीएम लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, क्योंकि c भी तो है ना इसमें, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। सिक्स थ्री का एलसीएम वो कह रहे हो कि सिक्स ले लिया फिर ऊपर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ही बढ़ेगी उससे। और ठीक है भाई। ठीक है भैया। एक और क्वेश्चन है, यस सर। देखो टू एक्स, इसका करो। रूल इसमें भी वही है, अगर आपको डिफरेंशियल करना हो टू एक्स का तो क्या करोगे, टू कांस्टेंट है एक्स का वन, तो आंसर आ गया टू। वैसे ही यहां भी होगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसको साइड में लिख लो। तो क्या आएगा, पूरा कर लो। सर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, एक्स की पावर टू, नीचे ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वो करो। एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। बिल्कुल, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। देखियो भाई, ये क्या सबका? 3 को साइड में लिख दिया एज इट इज। एक्स की पावर 2 का क्या होगा? एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 4 को साइड में लिख दिया। एक्स की पावर 3 का क्या होगा? एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर आया एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस सी। बस ये आंसर आ गया। अभी अलजेब्रिक ही करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वालों पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एक बार ट्राई कर लो आप इसे, फिर बताता हूं। सर कौन सा करना है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी कराऊंगा। हो गया भाई शिवांशु? यस सर, एक्स की पावर 4/4 -1 और एक्स की पावर -1/-1 प्लस 1 ऑफ सी। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं इधर। देखो, x की पावर 3 -1 अपॉन एक्स की पावर 2 है। आप इसको सेपरेट कर लो पहले। क्या बनेगा? एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और -1/x²। तो पावर कट जाएगी, यहां बचेगा सिर्फ x। एक सेकेंड, ऐसे होगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ होगा 1/x² dx। तो इसको पहले ऊपर ले आओ, x की पावर -2 dx। तो x की पावर 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x की पावर 2/2 माइनस, इसमें भी क्या होगा? -2 में एक ऐड कर देंगे,
तो ये बनेगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर क्या आया? x की पावर 2/2 माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट c। ये जो -1 है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो फाइनली ये बचेगा x² अपॉन 2 प्लस, और x की पावर -1 को लिख सकते हो 1 अपॉन x। बस यही आंसर है। ठीक है भाई, आगे समझ। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। x की पावर 2/3 प्लस 5x, बस यही है dx। नमन समझ आ रहा है यहां तक? सिर्फ पावर में एक जोड़ना है और उसको अपॉन में रखना है बस। यस सर। ठीक है। जिस तरीके से बन जाएगा x की पावर 2/3+1 अपॉन 2/3+1 प्लस 5 x की पावर 2/2 और प्लस कांस्टेंट c। बस इसको सोल्व कर लो। 5/3 बन जाएगा न्यूमरेटर। 5/3। हाँ, और जैसे ही 5/3 नीचे होगा तो इसको उल्टा करके 3/5 बन जाएगा मल्टीप्लाई में। ये हो गया 5/2 इंटू x² प्लस c। ये आंसर आ गया। आसान है इंटीग्रेशन, अगर शुरू से ना ग्रिप बना के चलना बहुत पक्के तरीके से। डिफरेंशियल सही पढ़ा हमने। डिफरेंशियल जिसका स्ट्रोंग होता है वो 40-50% इंटीग्रेशन तो वैसे ही सीख जाता है। ठीक है, आप एक काम करना, पहली एक्सरसाइज के जो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है वही करना बस। जो कॉस ई की पावर वाले है वो मत करना, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है भाई। यस सर। चलो ठीक है फिर आज नमस्ते के लिए। भैया। नमस्ते भाई।